सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिवता के बारे में बताएंगे। इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी और इनके लिए जो मापन यूज किया, इनका जो मात्रक यूज किया वो क्यूरी के रूप में यूज किया जाता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते क्या हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होते हैं। वो अस्थायी थे, जिसमें आपका यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, नेपच्यून हुआ, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इनसे क्या होता है, सतह किरणें निकलती हैं। जो सतह किरणें निकलती है उसे रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं और इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा रदरफोर्ड ने कि एक क्या किया, लेड का चेंबर लिया। तो उस लेड के चेंबर में क्या रखा उन्होंने, ये लेड हुआ तो यानी सीसी का चेंबर लिया, इसमें एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रखा। अब ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस जो होगा इससे सतही किरणें निकलेंगी। तो कुछ किरणें यहाँ दाईं तरफ मुड़ गई, इन्हें आप बीटा किरणें कहा गया। कुछ किरणें क्या हुई, ये दाईं तरफ मुड़ गई, इसे अल्फा किरणें कहा गया। लेकिन कुछ किरणें बिना मुड़े सीधी चली गई, जिसे उन्होंने गामा किरणें नाम दिया। और उन्होंने ये अनुभव किया रदरफोर्ड ने कि इसमें केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन ये क्लोज कर्व बनाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो साथ ही साथ इन किरणों को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें। तो रेडियो एक्टिव किरणें होती है तो इनकी विघटन की दर होती है। जब ये विघटित होंगी तो इसकी दर क्या क्या होगी, यानी इसका जो रेट होगा उसे बोलते हैं dN/dt। ये विघटन की दर होती है, वो परमाणु संख्या की डायरेक्टली क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जिसे आप रदरफोर्ड और सोडी-फजान ने चरघातांक की संख्या के रूप में इसे सॉल्व किया। जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो एक लैम्डा आता है, जिसे आप 6 नियतांक कहेंगी। इसे आप विघटन नियतांक भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे डिके कांस्टेंट का भी नाम देंगे। अब रदरफोर्ड और सोडी-फजान ने जो नियम दिया था वो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। इसमें इसे रदरफोर्ड और सोडी-फजान का चरघातांकी नियम के रूप में भी याद रख सकते हैं। आगे इसमें इन्होंने ये बताया जो प्रारंभिक मात्रा होती है वो n0 होती है, अंतिम मात्रा होती है वो क्या होती है, n होती है। तो अंतिम मात्रा और प्रारंभिक मात्रा के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया, उसे आपको ध्यान से देखना चाहिए कि ये नियम क्या है, n बराबर n0 1/2 की पावर n। साथ ही साथ 5वां पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कुल समय जो लगता है, जो t जिसे मानते हैं वो क्या होता है, अर्धायु कालों की संख्या और t हाफ यानी अर्धायु के बराबर होता है। t हाफ यहाँ पर अर्धायु है और n क्या है, अर्धायु कालों की संख्या, और कैपिटल T क्या है, कुल समय है। साथ ही साथ इसमें ये देखेंगे जो हमारा अर्धायु होती है t हाफ जो होगा वो 0.693 अपॉन लैम्डा या log 2 बेस e अपॉन लैम्डा, इसके बराबर ही होता है। यानी लैम्डा यहाँ पर क्या है, 6 नियतांक होता है। साथ ही साथ इसमें ये भी देखेंगे जो हमारा औसत आयु होगी वो औसत आयु कितनी होगी, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है 1 अपॉन लैम्डा या 1.44 इंटू टी हाफ। इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें जो आपने देखा जो रदरफोर्ड और सोडी-फजान ने जो नियम दिया था उसमें आप इसको लगा दीजिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, n0 e की पावर माइनस लैम्डा, और t एवरेज इसकी जगह लगाएंगे तो 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये हो जाएगा n0 बटे e की पावर माइनस 1 नीचे आएगा। अब इसका वैल्यू लगाएंगे 2.71 होता है तो n0 का लगभग ये 37% रहता है। तो ये आपकी क्या होती है, शेष मात्रा, जिसे अंतिम मात्रा की फॉर्म में आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो मात्रक होता है, इसमें रदरफोर्ड ने बताया था विघटन पर सेकंड जो होता है उसे बेकरल कहते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि नाभिकीय प्रक्रिया है, रेडियो एक्टिव की नाभिकीय प्रक्रिया, ना कि कोई परमाणु। इसके लिए यूरेनियम हुआ, रेडियम हुआ, थोरियम हुआ और पोलोनियम हुआ, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना है जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है उसमें दौरान प्रोटोनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।